तो चलिए आज का हमारा क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने हमारे पिछले क्लास में कुछ टर्म देखा था, जैसे कि डेफिनेशन क्या होता है, वन ओम का डेफिनेशन देख लिया था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है देख लिया था, फिर उसके बेसिस पे कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर लिया था। आज का हमारा डेफिनेशन ऑफ वन ओम के बाद का टॉपिक है काउज ऑफ रेजिस्टेंस। तो हेडिंग डाल लीजिएगा काउज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काउज क्या है, इसको हम लोग लिखते हुए चलेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। इसका डेफिनेशन से बहुत सी बातें भी क्लियर हो जाएगी अपने आप ही। तो चलिए इसका काउज लिखते हैं डायरेक्ट। तो काउज ऑफ क्या होता है, इसका काउज ऑफ रेजिस्टेंस बोला है, तो यहां पर बात करेंगे पहले अ मेटल वायर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। A metal wire has free electron which move in a random manner in absence of potential difference. In absence of potential difference. यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एनी सेल कनेक्टेड इन इट। तो बोलता क्या है, जब मेटल वायर है उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा वो रैंडमली मूव करेगा। कब रैंडमली मूव करेगा, जब इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब रैंडमली मूव करेगा। तो इसका फिगर जब देखिएगा, एक एक फिगर से भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये कंडक्टर है मान लेते हैं, कंडक्टर है, चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली, इट मींस इलेक्ट्रॉन का भी कोई डायरेक्शन है तो रैंडमली मूव, कभी इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है कभी इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, तो रैंडमली मूव करेगा। डायरेक्शन का बना लेते हैं अपने से ही। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रैंडमली होगी, एक फिक्स डायरेक्शन पे नहीं है। तो बस इस फिगर के नीचे ये क्या है बस उसको लिखना है। क्या है, रैंडमली मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, रैंडमली है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in the absence of potential difference across its ends। ये एंड और ये एंड का बात कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला काउच था रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब रैंडमली जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का रैंडमली मूव करेगा। तो कब रैंडमली मूव करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस का एब्सेंस में मूव करेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर होता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी का पहला काउज हो गया। अब नेक्स्ट काउज है हमारे पास क्या है, चलिए नेक्स्ट काउज देख लेते हैं हम लोग। when a ends of a wire when a ends of a wire connect to a cell or potential applied the electron start moving from negative to positive terminal, through the metal wire, during their movement
they collide with the fixed positive ions and other free electron of wire other free electron of wire due to which their speed decreases and their direction of motion change. Direction of motion change. इसका मेन काउंट क्या हो जाएगा जब हम लोग इतना जान लिए कि क्या बोला है कि व्हेन अस एंड्स ऑफ अ वायर, जब एंड्स ऑफ अ वायर हो जाएगा तो उसको कनेक्ट कर देंगे किसी सेल से या फिर अप्लाइड करेंगे पोटेंशियल, तब क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा कहाँ से, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ मेटल, जो मेटल वायर है वहां से मूव करना स्टार्ट कर देगा, कहाँ से, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही मूव करना स्टार्ट किया तो जब ड्यूरिंग देयर मूवमेंट, जब से ही वो मूव करना स्टार्ट किया वो आपस में कोलाइड मतलब आपस में टकराने लगे। अब जैसे ही टकराए तो विद द फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस एंड द अदर फ्री इलेक्ट्रॉन विद कोलाइड विद द किससे, फिक्स्ड जो पॉजिटिव आयन से उससे मतलब कोलाइड हो रहा है, मतलब इसमें टकरा रहा है आपस में, तो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन अदर फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ वायर ड्यू टू विच द स्पीड डिक्रीजेस, इसलिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन का जो मूविंग होता है उसका स्पीड जो होता है वो घट जाता है, इसके वजह से जो डायरेक्शन होता है मोशन पे वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मेन कारण क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे 10 द मेन काउज ऑफ electrical resistance, the main cause of electrical resistance of a conductor is the frequent collision of free electron, frequent collision of free electron with the atom and ions present in conductor, तो इसका मेन कारण क्या हो गया, दस द मेन काउज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसका मुख्य जो कारण है किसका, जब काउज ऑफ जो कोलिजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन को, क्यों होता है, कंडक्टर इज द फ्रीक्वेंट ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स और आयन, जो एटम्स हो या फिर आयन जो प्रेजेंट होता है कंडक्टर में, तो उसमें क्या होता है, कोलिजन स्टार्ट हो जाता है, बस वही इसका रीजन है, इट मीन्स काउज। इसका एक डायग्राम बना लीजिएगा, यहाँ पे एक कंडक्टर ड्रॉ करते हैं हम लोग सबसे पहले, कंडक्टर ड्रॉ हो गया, इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग सेल से या फिर पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करने के लिए बोला है, इसको हम लोग सेल से कनेक्ट करेंगे। चलिए सेल से कनेक्ट हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला क्या पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव सेल। तो इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ से कहाँ बोला है, यहाँ पे हम लोग जब पढ़ रहे थे यहाँ पे व्हेन एंड्स ऑफ अ वायर, यहाँ पे देखिए स्टार्ट मूविंग नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ मेटल वायर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स यह कहने का मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, इट मीन्स ये यहाँ से मूव किया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं हम लोग चार्ज पार्टिकल, डायरेक्शन क्लियर है।
तो ये हमारा क्या है, मेटल वायर। ये हमारा क्या है, मेटल वायर। क्लियर होता है यहाँ तक। ये जो फिगर बनाने के बाद नीचे में इसमें एक लाइन लिखना पड़े, क्या लिखेंगे, ये जो फिगर किस चीज के लिए बनाए, बस उसको हमको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन with the positive ions, due to which the wire offers resistance। इस तरह से हमारा एक टॉपिक कॉज ऑपरेशन क्या होता है वो कंप्लीट होता है। अगर एग्जाम में बाय द वे एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो चलिए उस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, फैक्टर on which electrical resistance, it means electric resistance depends। तो वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं कौन कौन सा फैक्टर है हम लोग। तो पहला फैक्टर हो जाएगा इसमें द मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, दूसरा द लेंथ ऑफ अ वायर, तीसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उस पर भी डिपेंड करेगा, चौथा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही लिया जाए, हर एक टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें लिखना पड़ेगा आपको, किसमें डिपेंड करता है, द मटेरियल ऑफ वायर, द मटेरियल ऑफ वायर पहला फैक्टर। एक नंबर में आपको पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है, आपको क्या लिखना, द मटेरियल ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर। ये 4 पॉइंट लिखिएगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लिया जाए। तो मटेरियल ऑफ वायर क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर of same length, same area of cross section, but different material differ on their material। पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे, गुड कंडक्टर हैविंग हायर concentration of free electron, higher concentration of free electron and having less resistance, तो यहाँ पे क्लियर करते हैं मटेरियल ऑफ वायर हर एक कंडक्टर, जैसे गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, हर एक क्वालिटी का हम लोग खरीदते होंगे, क्या खरीदते होंगे, वायर खरीदते हैं, तो उसमें क्या है रेजिस्टेंस, क्या किसी का कोई जल्दी चल जाता है कि हीट ज़्यादा होने से, तो वही से इसमें बात किया था मटेरियल ऑफ वायर, कैसा मटेरियल है क्या है। तो हर एक वायर पे मटेरियल इसमें चेंज होगा, तो बस वही द मटेरियल ऑफ वायर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ वायर, तो लेंथ ऑफ वायर पे कैसे डिपेंड करता है, चलिए इसको एक्सप्लेन कर ही लिया जाए। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, resistance is directly proportional to
द लेंथ ऑफ वायर। इट मीन्स अगर रेजिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज करेंगे उसका लेंथ ऑफ वायर भी इंक्रीज होगा। तो इसमें हम लोग को पहला इसमें लिखकर क्या आता है, डेट मीन्स हम लोग को क्या मिल गया यहाँ पे, जो आर रेजिस्टेंस डायरेक्टिव पोटेंशियल किसका है, एल। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। कुछ फॉर्मूला यहाँ से निकल के हम लोग के पास आ जाएगा। तो क्या मिला हम लोग को, आर डायरेक्टिव पोटेंशियल टू एल। थर्ड पॉइंट मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, थर्ड फैक्टर था ना क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली proportional to the cross sectional area of that conductor। तो किसका रेजिस्टेंस का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स वो क्या मिल जाएगा, दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, एरिया का। इक्वेशन 2। एंड लास्ट फैक्टर क्या था हमारे पास, टेम्परेचर। यहां पे लिखिए फोर्थ पॉइंट, टेम्परेचर। अगर सिर्फ एग्जाम में बोलेगा कि राइट फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, आपको ये पूरा टर्म को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब एक्सप्लेन कीजिएगा तब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर पूछेगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा, और 1 मार्क्स में पूछेगा तो बस ये पॉइंट को बस लिखना है, 4 पॉइंट को। अकॉर्डिंग टू नंबर हम लोग आंसर लिखेंगे एग्जाम पे। तो क्या होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऑफ मेटालिक कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ मेटालिक कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर at any temperature, T डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे बोला गया है T डिग्री सेल्सियस एज फॉलोइंग, इट मीन्स यहां पे बोला गया है कि टेम्परेचर क्या होता है, T डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। तो टेम्परेचर क्या होगा, चलिए थोड़ा सा हम लोग फाइंड आउट कर ही लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते रहेगा। तो वेयर R0 क्या है लिख लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये R0 है 0 डिग्री सेल्सियस पे। एंड अल्फा बीटा गामा डॉट 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 क्या, टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट, क्लियर होता है यहाँ तक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब कुछ टर्म है, छोटा टर्म है, उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। क्या रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, ये बस छोटा कुछ टर्म, तो सिर्फ सारे टर्म को एक्सप्लेन करते हुए मूव करते हैं। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी used in current electricity, कुछ टर्म आ गया, कुछ फैक्टर है, वो सब चलिए बात करते, छोटा फैक्टर है।
जानना जरूरी है ये भी। तो पहला आता है, इस पे डाल लीजिए पहला, रेसिस्टिविटी क्या होता है, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। रेसिस्टिविटी जिसको डिनोट करते किससे करते हैं, रो से। रेसिस्टिविटी क्या होता है, चलिए इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन 1। रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके देखते हैं ना, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही दोनों इक्वेशन को कंबाइन किए तो क्या मिला, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ये मिल गया। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग को क्या डालना पड़ेगा, एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होगा, रो, एल बाई ए। तो रो इक्वल टू क्या होगा, आर ए बाई एल हो जाएगा। रो यहाँ पे, तो आर यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एल डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसको एक बॉक्स में क्लोज कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए इसको। अब बात करते हैं हम लोग इफ, अब डेफिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इफ ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, एंड लेंथ इक्वल टू 1 मीटर। जब एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर का, लेंथ कितना है 1 मीटर है, तो नाउ रो इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, आर, एक टर्म पे क्या रखेंगे 1, एल के टर्म पे 1। तो रो इक्वल टू क्या मिल गया, आर। रो इक्वल टू आर हम लोग को मिल गया। इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। तो अब इसका डेफिनेशन चलिए हम लोग निकालते हैं खुद से। डेफिनेशन क्या निकल के आएगा हम लोग पास। तो रेसिस्टिविटी is defined as the resistance produced in a conducting wire of length 1 meter and cross sectional area क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर यहां तक। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इसका कुछ फिगर तो होगा, चलिए उस फिगर को भी हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, पूरा डीपली जाएंगे ताकि आप लोग को बार बार एक ही टॉपिक को पढ़ना ना पड़े। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी हम लोग को पता चल गया। जो इक्वेशन निकालते हम लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस। यहाँ जैसे हम लोग इक्वेशन मिला, तो अब हम लोग इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये हमारा कंडक्टर है जिसमें हम लोग को पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, इट मीन रेजिस्टिविटी। इसका लेंथ 1 मीटर, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट इसका फाइंड करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए क्या होता है SI यूनिट फाइंड कर ही लेते हैं। SI यूनिट किसका, रो का, क्या चाहिए होगा, R इंटू ए बाय एल हम लोग जानते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। आप लोग देखिए तो क्या होगा, SI यूनिट किसका, रो का। R रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम। ए एरिया मीटर स्क्वायर, L मीटर। क्लियर यहां तक। तो अब क्या होगा, SI यूनिट इक्वल टू, यहां पे देखने वाली क्या बात है, यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, इससे ये कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए ना। SI यूनिट क्या मिलेगा हमको, ओम मीटर। तो ओम को क्या लिख सकते हैं, इसका सिंबल, ओम का सिंबल है, एंड मीटर। यहाँ तक क्लियर है। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन पे ही बात कर ही लेते हैं। डायमेंशन ओम का क्या होता है, ओम का देखिए ML
स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब ए इनवर्स स्क्वायर इंटू एल। इसको जब लिखेंगे तो क्या होगा, एम एल क्यूब टी इनवर्स ए माइनस 2। यहाँ तक क्लियर है। तो ओम का डायमेंशन कहाँ से ले आए, तो ओम वाला जब हम लोग बात करते हैं, ओम का जब वहाँ पे लिखा तो वहाँ पे हम लोग कुछ टर्म लेके आए, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी यहाँ पे हम लोग का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, टर्मिनोलॉजी पे रेसिस्टिविटी क्या होता है, इस बेसिस पे यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, तो चलिए डाल लीजिए हेडिंग, कंडक्टेंस क्या होता है। व्हाट इज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा बात इसमें भी हम लोग डिफाइन करेंगे। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। चलिए बात करते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। क्लियर है। तो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होगा, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस होगा, 1 बाय रेजिस्टेंस। इट मीन्स फाइनल क्या मिला, फाइनली कंडक्टेंस का क्या है, जी इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस का आर। यहाँ तक क्लियर है, हाईलाइट कर लीजिएगा इसको। तो एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट 1 बाय ओम हो जाएगा, इक्वल टू ओम इनवर्स होगा। तो ओम इनवर्स जैसे तो क्या लिखेंगे, माहो या फिर सैमन, ऐसे नोट करते हैं। इसका है क्या चाहिए, एसआई यूनिट। तो डायमेंशन भी होगा, डायमेंशन क्या होता है, 1 बाय आर ही जानते हैं हम। तो 1 बाय आर रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू, तो बस इसको ऊपर कर लेते हैं। तो क्या होगा, एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी क्यू। क्लियर यहाँ तक। इस तरीके से हमारा कंडक्टेंस का जो हमारा टॉपिक था वो भी क्लियर होता है यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अभी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही लिया जाए। डाल लीजिए हेडिंग, कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय सिग्मा। क्या होता है कंडक्टिविटी, चलिए इसको भी डेफिनेशन समझते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। वो किसका रेसिप्रोकल था, रेजिस्टेंस का। तो ये किसका होगा, रेसिस्टिविटी का। यहाँ पे लिखिए, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी होगा। तो क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो। तो रो इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, अभी निकाले थे, आर इंटू ए बाई एल निकाले थे यहाँ तक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू एल बट्टा आर ए। क्लियर है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एल बाई आर ए। इट मीन्स मीटर ओम मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एस आई यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको क्या लिख सकते हैं, साइमन इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये किसका होगा, साइमन
एंड मीटर इनवर्स। इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या हो जाएगा इसके लिए देखते हैं। एम इनवर्स एल इनवर्स स्क्वायर टी क्यूब एल इनवर्स, ये पूरा सॉल्व होके क्या आ जाएगा? एम इनवर्स एल माइनस क्यूब टी क्यूब। ये हमारा डायमेंशन क्लियर होता है इसका। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी क्या होता है। टर्मिनोलॉजी का ये लास्ट टॉपिक है, क्या है? करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं जे से। तो चलिए इसको भी एक्सप्लेन कर लिया जाए। इट इज डिफाइंड एज द amount of current that flows in per unit area of conductor such that this area is perpendicular to the direction of electric current तो कैसे बोला? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लोज इन पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर। पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर जो अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो करेगा, तो सच दैट एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। जो एरिया क्या होगा? परपेंडिकुलर किसके डायरेक्शन पे? इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इट इज डिनोटेड बाय जे से डिनोट करते हैं, याद क्लियर है। तो करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या चीज होगा? करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट बटा एरिया। तो करंट डेंसिटी को जे से नोट करते हैं। एरिया करंट मतलब आई, एरिया ए, हाईलाइट कर लीजिए। तो क्या होता है, चलिए बात करते हैं इसका। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं? ए मीटर स्क्वायर इनवर्स। तो डायमेंशन निकाल लीजिए ना। डायमेंशन क्या होगा? एम्पियर ए मीटर एल स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको? एम नॉट एल इनवर्स स्क्वायर टी नॉट ए। डायमेंशन क्लियर है। इस तरीके से हमारा करंट डेंसिटी का जो टॉपिक था वो हम लोग ने क्लियर कर लिया है। करंट डेंसिटी का टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कहाँ पे? रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है। चलिए इसी पे बात करते हैं हम लोग। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, क्या इफेक्ट है। और इस चैप्टर में जितना भी न्यूमेरिकल होगा हम लोग पूरे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एक ही बार में सारा न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसलिए न्यूमेरिकल के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। इफेक्ट ऑफ क्या? टेम्परेचर रेजिस्टेंस। तो
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए, with increase in temperature, with increase in temperature, kinetic energy of free electron, kinetic energy of free electron in the conductor get increases. That means collision between electron also increases, due to which relaxation time reduce. Then according to resistance, रेजिस्टेंस इक्वल टू एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, रेजिस्टेंस इक्वल टू ml ne² A बटा टाउ। इतना रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या बोला है, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, जो इलेक्ट्रॉन ऑफ जो कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट जो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकल का आया, कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, जो कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो भी इंक्रीज होगा। जैसे वो इंक्रीज होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ही वो घटेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इतना इंक्रीज करेगा। याद क्लियर। तो रिलैक्सेशन टाइम एक टॉपिक आया, तो उसको उस पर बात कर ही लीजिए ना, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, नोट पे लिख लीजिएगा यहाँ पे नोट करके। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो टाइम इंटरवल, चलिए इसको डिफाइन कर ही लेते हैं ना। द टाइम इंटरवल बिटवीन successive collision of an electron is called relaxation time. रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है वो क्लियर हो चुका होगा। तो क्या होता है, चलिए थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। तो हेडिंग डालिए, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। जो रेजिस्टेंस चेंज होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, चलिए बात करते हैं। पहला फैक्टर है इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस, इट मीन्स R0। इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब दैट मीन्स जो डेल आर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। इसको इक्वेशन 1 मानिए। सेकंड फैक्टर है राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2। जैसे ही दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करते हैं, तो चलिए करते हैं ना। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2,
कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे BINING कीजिएगा। इट मीन्स डेल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इनटू डेल टी। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन का लोग जब हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट क्या लेंगे? अल्फा। अल्फा कांस्टेंट लेते हैं हम लोग, आर नॉट इंटू डेल टी। क्लियर है यहाँ तक? वेयर लिख लीजिए यहाँ पे, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, जब अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यहाँ पे इक्वल टू को साइन दीजिएगा तब ना। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? तो आर नॉट, इट मीन्स डेल आर डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू डेल टी हो जाएगा। बस अल्फा को इधर रहने दीजिए, ये टर्म को इधर भेज दीजिए, दोनों मल्टीप्लाई तो क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको इक्वेशन थर्ड मानिए। अब जैसे इसको एक इक्वेशन थर्ड मानते हैं तो इसके बाद क्या करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं ना क्या क्या है। तो वेयर डेल आर इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे चेंज, इट मीन जो टोटल रेजिस्टेंस उसमें माइनस करते हैं आर नोट, डेल टी इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। डेल टी क्या है? टेम्परेचर। तो टी में से टी नोट को माइनस करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर निकल जाएगा। एंड आर नोट इक्वल टू आप लिखिए, अब इनिशियल रेजिस्टेंस है, टी नोट इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, आर इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस है, एंड टी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर यहां तक लिखने के बाद फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में आते हैं हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या था? अल्फा इक्वल टू डेल आर डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू डेल टी। देख लीजिए यहाँ पे। तो चलिए अब इसी की बात करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू डेल आर, डेल आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए, आर माइनस आर नोट, आर माइनस आर नोट। अब यहाँ पे टी को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे डेल टी, इसको क्या लिख सकते हैं? आर नोट इंटू डेल टी को क्या लिख सकते हैं? टी माइनस टी नोट। कहाँ से लिखे हम लोग? यहाँ से। जैसे हम लोग इतना लिख लिए, ये डिवाइड में इसको इधर लेके जाते तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या होगा? अल्फा इंटू आर नोट टी माइनस टी नोट इक्वल टू आर माइनस आर नोट। यहाँ तक क्लियर है? तो जैसे ही यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए, अब क्या करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आर नोट किस में? माइनस में। तो इसको इधर ले आते क्या हो? प्लस में हो जाएगा। आर नोट इधर आएगा, प्लस हो गया। ये अल्फा इंटू टी से मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या होगा? अल्फा इंटू आर नोट टी माइनस इक्वल टू आर बचा। तो यहाँ तक क्लियर है? तो आर इक्वल टू क्या होगा? आर इक्वल टू यहाँ पे बात करेंगे, आर इक्वल टू यहाँ से आर नोट कॉमन आ रहा है, तो आर नोट को हम लोग कॉमन निकालते तो क्या बचा? 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। यहाँ तक क्लियर है? तो आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, इसको हम लोग क्या डेल टी लिख सकते हैं? चेंज इन स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा इंटू डेल टी। कहाँ से लिख लीजिए? अल्फा इंटू डेल टी लिख सकते हैं। अब जैसे हम लोग इतना यहाँ पे काम किए, इक्वेशन इसको 4 मानिए, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चले। अब जैसे इसको हम लोग मान लिए डेल टी, तो 10 फाइनल रेजिस्टेंस, इसमें आर टी
रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर क्या होगा, आर नॉट 1 प्लस आर नॉट यहाँ पे है ना, 1 प्लस यहाँ पे बात करना अल्फा वाला, तो 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। यहाँ कहाँ से निकल जो हम लोग फर्स्ट में जो बात किए थे ये चीज़ का हम लोग क्लियर यहाँ तक, वेयर अल्फा बीटा गामा डॉट 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 इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गई। ये हमारा क्या फाइनल एक्सप्रेशन है, इफेक्ट जो हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑन टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, यही हमारा इफेक्ट निकलेगा। कितना का टेम्परेचर जो हम लोग फिर बात किए थे, हम लोग क्या बात किए थे, चलिए देख ही लेते हैं। जो बात किए थे हम लोग चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, जो बात जो सोल्व किए थे तो उसी पे हम लोग बात कर रहे थे। ये हमारा फाइनल होता है एक्सप्रेशन। रेजिस्टेंस पे क्या चेंज होगा, तो ये चेंज होगा इनिशियल और फाइनल पे टेम्परेचर। तो बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट का शब्द बहुत बार यूज होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है इस पे भी बात कर लेते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो निकालेंगे इसी वाला डेरिवेशन से लिंक होगा, थोड़ा सा बस कुछ बहुत थोड़ा सा काम करते हैं। ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, COE होगा कोफिशिएंट। तो चलिए बात करते हैं यहीं से। हम लोग कुछ ज़्यादा काम नहीं करेंगे इसमें। वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, रिलैक्सेशन, हम लोग क्या जानते हैं, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज, जो रिलेशन जानते हैं हम लोग, RT इक्वल टू हम लोग जानते हैं R0 1 प्लस अल्फा टी। ये कहाँ से निकाले, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख लीजिएगा। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हम लोग पुट किए थे, क्या आप लोग को दिखाने का कोशिश करते हैं। हम इक्वेशन 1 कहाँ पे पुट किए हैं, 1 नहीं, इक्वेशन नंबर 4 कीजिए इसको। यहाँ पे हम लोग का रिलेशन पता है, गलती से बुला गया वो, गलती से इक्वेशन 1 बोल दिए थे, इक्वेशन 4 हो गया। तो जैसे ही इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश में आते हैं तो RT इक्वल टू क्या होगा, R0 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी। क्लियर है यहाँ तक। तो सेम एज यहाँ 1 किसमें, प्लस में, तो इधर आगे क्या माइनस हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक। तो क्या होगा यहाँ पे, अल्फा टी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं RT डिवाइडेड बाई R0 माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे हम लोग इतना इसको लिखे, हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, आप लोग नीचे सोल्व कीजिएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा टी इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0। एलसीएम ले लिए। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ अल्फा चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू RT बाय सब्सक्रिप्ट में लिखिएगा, मतलब ऐसे लिखिएगा RT। क्लियर है। RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई टी किसमें, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या डिवाइड में हो जाएगा, R0 इंटू टी। यही था हमारा चेंज इन कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इफेक्ट ऑन कंडक्टर होगा। कंडक्टर में क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर पे क्या होगा, इफेक्ट ऑन थर्मिस्टर क्या होता है, यूजेस ऑफ थर्मिस्टर क्या होता है, इफेक्ट ऑन सुपर
कंडक्टर क्या होता है बात करेंगे हम लोग। इतना बात करने के बाद हम लोग कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, मटेरियल और टेम्परेचर पे कुछ डिफरेंस हम लोग लिखेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर करने के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे कार्बन रजिस्टर में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।